गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। इस पक्ष का जो आपका प्रिय मैगजीन है गुरुवर पाक्षिक, उसको मैं वाचने जा रहा हूँ। ये शिक्षा जगत की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसमें केवल शिक्षा की खबर होती है और पूरे देश में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब के लिए बहुत काम की चीज़ है। वैसे भी किसी टीचर को अपडेट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है गुरुवर को जानना। आदतन मैं शुरू करता हूं गुरुवर को किसी सूक्ति से। ज्ञान में किए गए निवेश पे सबसे अच्छा ब्याज मिलता है। द बेस्ट इंटरेस्ट इज अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉलेज। कोई छोटा आदमी नहीं कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। बहुत बड़ा विश्व का अद्भुत हस्ताक्षर है ये। दोनों देशों में इनकी बड़ी इज्जत है, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन। तो वाकई में लोग प्रॉपर्टी और ये सोचते हैं शेयर मार्केट, गोल्ड, क्या क्या नहीं भाई, नॉलेज में करो। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी एक वाक्य के चलते मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाया, लंदन तक पढ़ाया। बहुत लोगों ने कहा अरे ब्याज भी नहीं निकलेगा तो मुझे हंसी आती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। 11 कंटेंट में चीज़ें हैं किताब को छोड़कर। पहला है शिक्षकों के प्रशिक्षण पे सालाना $1 अरब खर्च हो। कितनी बड़ी बात है। ये बड़ा डिबेट में रहा है एजुकेशन के खर्चों पे। जीडीपी, जीएनपी 6 से 8% तक की बात होती रही है और ये इन्फोसिस के डायरेक्टर नारायण मूर्ति कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपको किसी भी डिबेट के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए एजुकेशन पे बहुत काम की खबर है ये। निरक्षर लोगों के जीवन में दिखेगा उल्लास, भरेंगे जरूरत के रंग। ये बड़ा अच्छा लिरिक्स में ये हेडिंग है। लेकिन उल्लास, आज के बाद जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें उल्लास के बारे में पूछा जाएगा। इतिहास की किताबों में शामिल होंगी रामायण और महाभारत की कहानियां और अब इतिहास का काल विभाजन बदल जाएगा जब नई एनसीईआरटी आने जा रही है। अध्यापिका द्वारा पीटने पर बच्ची की सुनने की शक्ति खत्म हो गई। ये खबर इसलिए है कि टीचर को याद रखना चाहिए कि फिजिकल, मेंटल किसी भी ढंग का परमिट नहीं करता है। न राइट टू एजुकेशन करती है परमिट, न कोई शिक्षा नीति करती है और बार बार शिक्षक की गलती करते हैं। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने बनाई खुद की आचार संहिता। यह एक केस स्टडी है उत्तर प्रदेश बलिया का। इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जिससे बहुत लोग प्रेरित हो सकते हैं। पाठ्यक्रम में वेद होंगे शामिल, खर्च होगा 100 करोड़। ये चूंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत बल दिया गया है, इसलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पर्पस। अल्मोड़ा में 215 प्रभारी प्रधानाचार्यों ने छोड़ा पदभार। एकाएक ऑल ऑफ सडन क्या किया कि 215 लोग, कुमायूं रीजन में ये भूचाल आ गया। गर्भ में माता पिता की भाषा सीख जाते हैं बच्चे। पहले भी नोम चॉम्स्की इस बात को कहते थे। रिसेंट रिसर्च ने और इसमें क्लैरिटी ले आया है। वर्ड ऑफ द ईयर के लिए 8 शब्दों की सूची जारी की गई है। स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू है और इसके बाद आपको पता है कि इसका फॉर्मेट है, किसी न किसी एक पुस्तक की चर्चा होती है बाद में। तो आज बहुत बड़े शिक्षाविद इंदू जी की किताब है पर्यावरण अध्ययन की अनिवार्यता। क्योंकि आपने देखा है कि न्यू सिलेबस में क्लास 1 से लेके मास्टर तक पर्यावरण के ऊपर पढ़ना है। तो एक अच्छी किताब है। इसका प्रकाशक स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली है। और जो लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए बाद में एक खुशखबरी भी होगी। इस किताब पे एक मेगा डिस्काउंट आज मैं अनाउंस करूंगा। तो चलिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण पे सालाना $1 अरब खर्च। नारायण मूर्ति सॉफ्टवेयर की दुनिया के दिग्गज, बहुत ही नीचे से उठे हुए नारायण मूर्ति जी। हालांकि नारायण मूर्ति कुछ विवाद में भी रहते हैं
वर्किंग आवर को लेकर इन्होंने जो कहा तो बहुत लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो भाई फार्मूला तो वही है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षकों के भारत को विकसित दुनिया के 10,000 सेवानिवृत्त विशेषज्ञ शिक्षकों को STEA में, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर गणित विषयों में प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रतिवर्ष 1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने का आह्वान किया। अगर ऐसा करते हैं तो जो हमारा सपना है कि भारत विकसित देश होगा, तो क्या होगा कि वर्ल्ड के जितने बेस्ट टीचर हैं रिटायर्ड आए, बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। और शिक्षा को इन्होंने कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में अगर हम जोर दे देते हैं तो हम दुनिया में बहुत आगे हो जाएंगे। इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव आइडियाज़। इस आइडिया के काउंटर में भी आप लोग सोचिएगा, ऐसा नहीं है कि ये आइडिया सुपर्ब है। इस आइडिया की सबसे बड़ी कमी है कि इस आइडिया में कला की अवहेलना की गई है, और जब तक मनुष्य कला की शिक्षा नहीं लेगा तो वो मनुष्य बन ही नहीं सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, टैगोर कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात को गंभीरता से समझते हुए तमाम एकेडमी की स्थापना की। एक तरफ IIT करते थे, एक तरफ IIM करते थे, और एक तरफ सारे इंडस्ट्री लगाते थे, और दूसरी तरफ साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, सारी अकादमी की स्थापना किए। तो मनुष्य के एक पक्षीय विकास से वो मनुष्य नहीं रह जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस कम होगा। इसलिए इस मत से आप 100% कभी भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कला के बिना जीवन विहीन है। जब तक प्रकृति के दर्शन को नहीं समझेंगे, और वो क्षमता केवल कला में है, क्योंकि स्वयं गुरुवर कहते हैं, जो रूसों से अपने विचार को लाते हैं, कि संसार में जो कुछ भी है पुस्तकों में या कहीं भी, इवन इंजीनियरिंग साइंस में भी, वो प्रकृति के महाकोश से कुछ चीज़ें उठाकर आप पर्सनल बैंक डिपॉजिट बना लेते हैं वो किताबों के रूप में। इसलिए उस महान बैंक से विच्छेदन की ये बात है। इसलिए इससे 100% एग्रीड नहीं होना, बट इसके साथ रहना है। इसके साथ कला अगर जुड़ जाती है तो दुनिया में हम नाम कर जाएंगे। मूर्ति ने कहा कि हमें अपने शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को बहुत सम्मान देने के साथ अच्छा वेतन देना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इस आर्थिक दौर में अब वो गुरु नहीं है कि फ्री में पढ़ा दे। जब तक आप अच्छा पैकेज नहीं देंगे, क्योंकि सोसाइटी उसको डिमोरलाइज कर देती है, पूछती है कि ये कितना पढ़े लिखे हैं, इतना, अरे कितना कमाते हैं। तो लो IQ का आदमी भी एक हाई IQ, एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के आदमी पर भारी पड़ता है। इस गैप को भी पाटने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे युवाओं के आदर्श, हमें 2009 में इसीलिए इन्होंने इन्फोसिस अवार्ड की घोषणा की थी, जो प्रतिवर्ष युवा को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम तेजी लाने के लिए संभावित तरीके से देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2500 ट्रेन टीचर कॉलेज के निर्माण के लिए भारत और विकसित दुनिया में STEA में क्षेत्र में निपुण 10,000 सेवानिवृत्त शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। ये टर्म आपको बहुत तंग करेगा, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथ। बराबर याद रखिए कि इसके लिए 10,000 शिक्षकों की बात करते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के 2.5 लाख शिक्षक और माध्यमिक विद्यालय के, चूँकि ये इनका कहना है कि 4 प्रशिक्षकों का प्रत्येक समूह 1 वर्ष में प्राथमिक विद्यालय के 100 शिक्षक और माध्यमिक विद्यालय के 100 शिक्षक को तैयार करें। तो इस तरह से इनका कहना है कि हर साल प्राथमिक विद्यालय के 2.5 लाख शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के भी 2.5 लाख शिक्षक प्रशिक्षित होंगे। तो स्पेशल प्रशिक्षण की बात ये कर रहे हैं, और ये टीचर देश विदेश के होने चाहिए। और अगर 20 वर्षीय कार्यक्रम चलता है तो देश में शिक्षा में हमें कोई पीछे नहीं करेगा। चलिए अब मैं चलता हूँ। निरीक्षण लोगों के जीवन में दिखेगा उल्लास, भरेंगे जरूरत के रंग।
देश को 100% साक्षर बनाने के लिए एक अभियान छिड़ा है, जिसमें शब्द और संख्या ज्ञान तक ही सीमित नहीं किया गया है, बल्कि निरक्षर लोगों को वो सारी शिक्षाएं दी जाएंगी जो जरूरी है। अभी तक क्या हो रहा था वैश्य शिक्षा अभियान के द्वारा कि उनको हस्ताक्षर करना और न्यूमरोलॉजी कुछ अंक सिखा देना, कुछ शब्द, लेकिन वो आदमी जब अपने आर्थिक, आप जान रहे हैं कि इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात गवर्नमेंट करती है, कर भी दी और हर व्यक्ति का खाता खुल चुका है बैंक में लगभग, तो उसके अंदर फाइनेंशियल एटीट्यूड चाहिए, उस लेन देन को समझने का चाहिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर जगह ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ ओटीपी बेस है, मतदान करने जाता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है। तो कुछ इस ढंग की मिनिमम नॉलेज की रिक्वायरमेंट है जिससे वो जीवन को स्मूथ कर सके। तो अब जो हमारी वैश्य शिक्षा है या निरक्षर को शिक्षा देना का अभियान है, उसमें ये सारे चीज़ों को जोड़ा गया है, यानी खासकर बैंक से जुड़े लेन देन, साइबर सुरक्षा, मतदान, सेहत, रेल यात्रा आदि से जुड़ी सीख दी जाएगी। इसका नाम इस ऑपरेशन का रखा गया है उल्लास। बहुत सुंदर नाम है। आपसे कोई पूछ सकता है कि उल्लास क्या है, तो एब्रिविएशन है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसी का बना उल्लास एक नया अभियान है और 2030 तक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसकी बात करती है, साक्षर सबको कर दिया जाएगा। भाई कोई भी ऐसा है आदमी नहीं हो जो इस वीडियो को सुन रहा हो, उल्लास को ठीक से सुनिए, बार बार वीडियो को सुनिए और उल्लास के इंपॉर्टेंस को समझिए। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की इस पहल से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिश के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी, और इसी को फॉलो करता है हर स्टेट का एससीईआरटी, एक पाठ पुस्तक भी तैयार किया है। और इस पाठ पुस्तक को बुक के द्वारा इसमें नए अध्याय जोड़े गए हैं और उसमें नए अध्याय में जो चीज़ें हैं उससे बातचीत के माध्यम से उनको बताया जाएगा। कुल 7 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। कितने विषय को ऑपरेशन उल्लास में शामिल किया गया है? तो 7 विषयों को किया गया। ऑलवेज रिमेंबर, ये एमसीक्यू के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने विषय, जैसे अभी एकलव्य वाले तैयारी जो कर रहे हैं वो हालांकि उनका पेपर छप चुका होगा, लेकिन कहीं एकाएक कई बार होता है कि 11th आवर में, तो याद रखिएगा कि कितने विषयों को शामिल किया गया। तो इसमें परिवार और पड़ोस, एक बातचीत बहुत ज़रूरी है। आज हम इतने दरिद्र हो गए हैं कम्युनिकेशन के मामले में कि आपको जब बात करेंगे तो 99% आदमी से आपको बात करने की इच्छा नहीं होगी। परिवार, पड़ोस, बातचीत, रहन सहन, हमारे आस पास, खान पान, सेहत, मतदान, कानून की जानकारी आदि। 2011 के जनगणना के अनुसार 25 करोड़ लोग भारत में निरक्षर थे। सरकार का मानना है, चूंकि जनगणना नहीं हुई है, कि लगभग ये संख्या 18 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इसका कोई फ्री पीडीएफ भी मांगना चाहे तो उसे फ्री में मिलता है। अभी ये सब्सक्राइबर बेस नहीं है, उसको देखिए। और खासकर इतिहास की किताबों में शामिल होगी रामायण और महाभारत की कहानी। उसका टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़िए और उस पर भी उपलब्ध होगा। एनसीईआरटी की हाई लेवल कमेटी में स्कूल के इतिहास पाठ्यक्रम के तहत रामायण और महाभारत की कहानी पढ़ाने की बात की है और इन्होंने इतिहास को 4 भागों में बांटा है। फिलहाल प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत था, अब 4 होगा। क्या होगा? क्लासिकल इंडिया, शास्त्रीय भारत जिसमें पूरा ट्रेडिशनल नॉलेज और एंशिएंट इंडिया, देन होगा मध्यकालीन, और उसके बाद मध्यकालीन के बाद एक पहले भी हुआ करता था ब्रिटिश काल, अब फिर से लाया गया है ब्रिटिश काल, औपनिवेशिक काल, और आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत से ब्रिटिश काल को हटा लिया गया। अब आधुनिक भारत का मतलब है 1947 से लेकर टिल डेट तक का इतिहास, और ब्रिटिश भारत का मतलब है 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, बल्कि और सब पीछे से भी कहानी शुरू होगी।
लेकिन वहाँ से लेकर जब ये बक्सर के युद्ध जीत जाते हैं, वॉरेन हस्टिंग्स से लेकर और लॉर्ड माउंटबेटन तक की कहानी इस काल में पढ़नी होगी। शास्त्रीय काल, मध्यकाल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात एक और इस पैनल ने कहा है कि स्कूल के दीवालों पे सब जगह संविधान की प्रस्तावना को स्थानीय भाषा में प्रेम्बल्स को लिखा जाए, ताकि अभी भी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये संविधान को अगर किसी चीज़ से ऊर्जा मिलती है तो वो संविधान की प्रेम्बल्स है। उसके बाद एक बात और करने की है कि सारे राजवंशों के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाएगा। तो चलिए एक खबर अध्यापका, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी आपको सदैव स्कूल में याद रखना है कि इम्पैथी आपके अंदर हो। सिंपैथी से ज़्यादा इम्पैथी की ज़रूरत है, सहानुभूति से ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत है या परानुभूति की ज़रूरत है। ये गलती करके किसी की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। और एक बच्चा एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो इस स्टील के स्केल से मारा गया और उसके नाक से खून निकलने लगा और उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई। ये कहीं और नहीं, दिल्ली के एनसीआर में, गुड़गांव के सोहना में हुआ है। कितना बड़ा अपराध है कि वो बच्चा कितनी कठिनाई में गुजरेगा। प्राइमरी स्कूल शिक्षकों ने बनाई खुद की आचार संहिता। उत्तर प्रदेश बलिया की ये खबर है कि वहाँ के टीचरों ने, सरकारी स्कूल के टीचरों ने एक पूरा अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, उसमें ड्रेस कोड बनाया। ये इसलिए खबर है इम्पॉर्टेंट कि हम अपने अपने छोटे छोटे प्रयास से बहुत कुछ शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया, ड्रेस कोड बनाया, टीचर के लिए ड्रेस कोड बनाया, बच्चों के लिए डायरी की व्यवस्था की, कुछ एलुमनी के सहयोग से कुछ राशि इकट्ठा करके, और बहुत सारे काम उन्होंने किए। और इस तरह से कहीं ना कहीं एक क्रांति का बिगुल फूका कि एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। फिर प्रार्थना में वेरिएशन किया गया, पूरे रिदम के साथ लिरिक्स को गाया जाए अच्छे से, पूरा स्वर के साथ प्रार्थना की शुरुआत हो। इसके लिए किसी एलुमनी ने 7,500 का साउंड बॉक्स भी दिया। मतलब बच्चे की लिखावट ठीक हो, होमवर्क पे चेक्ड का एक स्टंप लगेगा। तो ये छोटे छोटे प्रयास भी सराहनीय और अनुकरणीय है गुरुवर। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप भी अपने स्तर पे कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं। अगर सब कोई कुछ प्रयास करे तो इस देश का भविष्य तो शिक्षा में है। और एक बात मैं बराबर कहता हूँ कि नो नेशन हैव अ हाइट मोर देन इज टीचर हाइट। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है कि उसका ऊंचाई, उसकी लंबाई उसके टीचर से ज़्यादा है। आप अपने गरिमा को समझेंगे तो शायद बहुत कुछ देश को देंगे। पाठ्यक्रम में वेद होंगे शामिल, 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और जो बच्चा 10वीं में वेद से पढ़ेगा वैदिक बोर्ड द्वारा, उसको वेद भूषण की शिक्षा, वो डिग्री मिलेगी। वेद भूषण का मतलब है कि वो मैट्रिकुलेट हुआ, और वेद विभूषण 12वीं के बाद मिलेगा। और एक और बात की गई है कि ये बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं, कोई इसको रोकेगा नहीं। एक बहुत अच्छी बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने वाले चीज़ों को चल रहा है। अल्मोड़ा में 215 पटवारी प्रधानाध्यापकों ने पद छोड़ा और स्कूल पद विहीन हुआ, और इसके चलते वहाँ बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। गर्भ में माता पिता से बच्चे भाषा सीख जाते हैं। ये सारे भाषाविद, नोम चॉम्स्की से लेकर सबने कहा। लेकिन एक बड़ा अच्छा अभी अमेरिका का बहुत बढ़िया हार्वर्ड का ये स्टडी है कि 6 से 7 महीने, 5 से 7 महीने के समय के दौरान बच्चा आवाज़ सुनने लगता है, संगीत पे प्रतिक्रिया करने लगता है और मातृभाषा की सारी चीज़ों को समझता है। तो इसका मतलब क्या निकला? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा सीटेट या कहीं ना कहीं, कि इसका मतलब यही निकला कि बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो विरासत में भाषा लेकर आता है। इसीलिए मैं सदैव कहता हूँ भाषा एक सांस्कृतिक सवाल है,
ज्ञान राज्य प्रायोजित होता है, लेकिन अब राज्य चाह रहा है वेद पढ़ें, राज्य चाह रहा है इतिहास पढ़ें, पढ़ना होगा, लेकिन भाषा राज्य से नहीं है, आपकी संस्कृति से, आसपास की आवाज़ से वो सबको पहचानने लगता है और वहीं से शिक्षा की शुरुआत होती है। इसलिए ठीक ही कहा है सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कि बच्चों का विकास तो गर्भ में 0 से ही माना जाना चाहिए। इस बात को विज्ञान ने भी पुष्ट कर दिया। वर्ड ऑफ द ईयर के लिए 8 शब्दों की सूची बनी है, तो लगभग करोड़ों शब्दों में से 8 शब्द को चुना गया है। पहला शब्द है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का मतलब होता है रोमांस। दूसरा शब्द है बीज फ्रैलैग। बीज फ्रैलैग चरित्र की नीरसता की ओर इशारा करता है। बीज फ्रैलैग बड़ा नीरस, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। तीसरा शब्द डी इन्फ्लुएंसिंग। बहुत बड़ा प्रभाव समाज में इन्फ्लुएंसर का बढ़ गया था, बल्कि सारे लोग परेशान हैं कि इन्फ्लुएंसर, आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के दौरान कुछ भी कोई पढ़ाने चला आया, कोई बताने चला आया, ये शेयर खरीदिए, ऐसे पढ़िए, ये है, तो सरकार बहुत चिंतित थी। ठीक इसके विपरीत डी इन्फ्लुएंसिंग का मतलब है कि किसी भी खास उत्पाद को खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। उसके बाद स्विफ्रिटी, ये लोकप्रियता के बारे में बताता है। 5वां शब्द है हिट डोम, ये मौसम के बदलाव को बताता है। 6ठा शब्द है पैरासोशल, इसका मतलब है कि प्रशंसकों द्वारा महसूस किए जाने वाला एक फीलिंग जिस पे आपको गर्व होता है, पैरासोशल। प्रॉम्प्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दी जाने वाली कमांड है। और अंतिम शब्द रिज को शामिल किया गया है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देखिएगा। अब है स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। बड़े काम के डाटे हैं। भारत में 1.5 मिलियन, 1 मिलियन माने 10 लाख, 15 लाख स्कूल हैं, जिसमें 1.1 मिलियन सरकारी स्कूल है। तो आज भी किसके पास है शिक्षा का दायित्व? स्टेट के पास। और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त, और 9.7 मिलियन शिक्षक, लगभग 1 करोड़ के बराबर शिक्षक हैं, और 265 मिलियन 26.5 करोड़ छात्र हैं, जो दुनिया के किसी भी स्कूल प्रणाली में सबसे ज़्यादा है। इस डाटा को भैया डायरी में नोट करके रखो, सब जगह जीवन में काम आएगा। शिक्षक छात्र अनुपात कम से कम कागज पे पढ़ाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम की तरह, उचित लगता है। फिर भी भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, चिंताजनक है। इसके क्या कारण है? तो हम बराबर बहुत सारे वादा करते हैं नीतियों में। हम कोठारी आयोग से लेकर 1966 से लेकर टिल डेट कस्तूरी रंगन तक जो वादा किए हैं पूरा हो नहीं रहा है, और उसको लेके सरकार चिंतित है। वो चाहती है सरकार कि इनके गुणवत्ता में हो, तो इसके लिए अलग अलग प्रशिक्षण की बात की गई है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है कि समय समय पे प्रशिक्षण दिया जाए और सारे शिक्षकों को वैश्विक स्तर पे जोड़ा जाए। कई राज्य सरकार इस पे अच्छा काम कर रही है, उसमें एक दिल्ली सरकार भी है। अब मैं आ जाता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा है नहीं, बस सुन इस प्रश्न पे। हाल ही में दुनिया के किस दिग्गज ने 10,000 सेवानिवृत्त विशेषज्ञ शिक्षकों को SCTM विषय के बारे में दिलाने का आह्वान किया? तो अभी अभी आप पढ़े हैं तो जान चुके हैं कि N नारायण मूर्ति ने इस बात को कहा। दूसरा, नारायण मूर्ति प्रत्येक सेवानिवृत्त शिक्षक को प्रतिवर्ष लगभग कितने लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात की है? तो 1 लाख। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि शिक्षा महंगी है तो इसे नज़रअंदाज करने का प्रयास करें?
ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि कर लो और करके देख लो देश कहाँ चला जाता है। तो डेरेक बोक अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। देश के 100% साक्षर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस अभियान की शुरुआत की है? उल्लास, आपने देखा। तो ये क्वेश्चन बता दिया हूँ कि इस ढंग के प्रश्न बन जाते। निरक्षर लोगों से जुड़ी अध्ययन सामग्री में भाषा और गणित के अलावा अन्य कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो इसका सीधा आंसर होगा 7। ऑक्सफोर्ड के वर्ड ऑफ ईयर में 8 शब्दों की सूची में पहला शब्द कौन है? तो सिचुएशनशिप। वर्ड ऑफ द ईयर में शामिल प्रॉम्प्ट शब्द किसको दी जाने वाली कमांड है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को देने वाली। माँ के घर में किस माह के दौरान? तो बड़ा क्लियर है, 5 से 7 महीने। एनसीईआरटी की हाई लेवल कमेटी ने स्कूल में रामायण महाभारत इतिहास को किस काल के तहत पढ़ाएगा? तो शास्त्रीय काल। 1 नंबर। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कितने शब्दों की सूची जारी करता है? तो 8। अब आगे पर्यावरण अध्ययन की अनिवार्यता। इस पे मैं एक किताब को दिखाना चाहूँगा। ये यही किताब है, 299 रुपये की है। अगर आप लोग कोई चाहते हैं तो ये आपको 40% में मिल जाएगा और डाक व्यय भी प्रकाशन का ही होगा, ऑलमोस्ट 50%। तो इसको ज़रूर पढ़िए। इस किताब के प्रीफेस में एक बहुत अच्छी बात धर्मशास्त्र से लेके लिखी गई है। 10 कूप समावापी, 10 कूप समावापी, 10 वापी समहोन्द्रम, 10 हनद समः पुत्रो, 10 पुत्रो समः द्रुम। 10 कुएं के बराबर एक बाबरी होती है, 10 बाबरी के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता है। क्या हमारे पूर्वज कितने गंभीर थे इस मसला पर। ये किताब 14 अध्यायों में विभाजित है। हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिक सिस्टम, प्रमुख परितंत्र, मेन इकोसिस्टम, जल थल जल संसाधन, अच्छा हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स, डाइवर्सिटी, मूल्य और सेवाएं, जैव विविधता, मूल्य और सेवाएं, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, खतरे और संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और संकट, अपशिष्ट प्रबंधन, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय नियमावली, मानव समुदाय पर्यावरण और इन्वायरमेंटल इथिक्स, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, मेरा हाईली रिकमेंडेशन है, क्योंकि सबको ये जानना ज़रूरी है। और चाहें तो ये किताब हमारे यहाँ से आप फ़ोन करके कस्टमर केयर पे मंगा सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अंक के साथ। फिलहाल